नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही क्लासिक और प्राचीन लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर आधुनिक नैतिक दुविधाओं या एथिकल डिलेमा के बारे में बात करते हैं, है ना? लेकिन आज जिस कहानी पर हम गौर करने वाले हैं, वो सच में सदियों पुरानी है। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य और बेताल की। इस चर्चा के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे प्राचीन काल में भी लीडरशिप, जिम्मेदारी और समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों को कितनी स्पष्टता से परखा जाता था। द प्राइज ऑफ विजडम इस शीर्षक से ही साफ हो जाता है कि आज का यह विश्लेषण कितना दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी चर्चा के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही गहरा दार्शनिक टकराव है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही बड़ा है जितना उस प्राचीन समय में था। दान, धन या सुरक्षा, इनमें से सबसे जरूरी गुण आखिर है कौन सा? जरा सोचिए, जब एक बेहतरीन समाज बनाने की बात आती है तो क्या उस इंसान को सबसे ऊपर रखा जाएगा जो गरीबों की मदद करता है, या फिर उसे जो समाज में पैसा और तरक्की लाता है, या शायद उसे जो पूरे समाज की रक्षा करता है? बेटा, अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिखकर। यही वो बुनियादी सवाल है जो इस लोक कथा को सिर्फ एक कहानी नहीं रहने देता, बल्कि इसे सही फैसले लेने की एक मास्टर क्लास बना देता है। अब जरा इस कहानी के माहौल की कल्पना करते हैं। एकदम घुप अंधेरी रात है। राजा विक्रमादित्य श्मशान से गुजर रहे हैं और उन्होंने एक पेड़ से उल्टे लटके हुए प्रेत यानी बेताल को अपने कंधे पर उठा रखा है। तभी बेताल एक बहुत ही खौफनाक शर्त रखता है। वो कहता है, राजन, अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बाप रे, ये कोई मामूली स्थिति नहीं है। यहाँ दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। राजा के पास चुप रहने या बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। उन्हें अपने ज्ञान और विवेक की परीक्षा देनी ही होगी। सच कहें तो बेचारे राजा न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। और इसी भारी दबाव और टेंशन के बीच बेताल अपनी पहेलीनुमा कहानी शुरू कर देता है। वो राजा को एक नगर की कल्पना में ले जाता है जहाँ एक बहुत ही अमीर व्यापारी के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। उसका मुख्य लक्ष्य है अपने एक बेहद अनमोल हीरे के लिए सबसे बुद्धिमान और काबिल उत्तराधिकारी खोजना। व्यापारी के 3 बेटे हैं और वो इस बेशकीमती हीरे को सिर्फ उसे ही सौंपना चाहता है जो वाकई में इसका हकदार हो। ये कोई आम संपत्ति का बंटवारा नहीं है। ये साबित करने की चुनौती है कि असल में सबसे श्रेष्ठ कौन है। व्यापारी ऐलान करता है कि जो सबसे समझदार और योग्य साबित होगा वही इस हीरे का असली मालिक बनेगा। और ये बात बड़ी ही दिलचस्प है कि व्यापारी के तीनों बेटों ने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बिल्कुल अलग-अलग रास्ते चुने। इसे हम एक तरह के डेटा की तरह देख सकते हैं। पहले बेटे राम ने दान पुण्य का रास्ता चुना, यानी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। दूसरे बेटे श्याम ने बिजनेस और सफलता का रास्ता अपनाया, जिसका मकसद व्यापार से अपार धन और संपत्ति कमाना था। और तीसरे बेटे मोहन ने एक ऐसा रास्ता चुना जो इन दोनों से बिल्कुल अलग था। उसने शांति और सुरक्षा कायम करने का फैसला किया, और इसके लिए उसने एक बहुत ही खतरनाक चोर को पकड़ने का काम किया। देखा जाए तो तीनों ही रास्ते अपने आप में समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। खैर, कुछ समय बीत जाने के बाद जब तीनों बेटे अपना अपना काम पूरा करके वापस लौटते हैं तो उनकी उपलब्धियों को एकदम निष्पक्ष तरीके से तौलने का वक्त आता है। हम देखते हैं कि राम ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग की भारी मदद की, बड़े पैमाने पर दान पुण्य किया। ये दया और करुणा का एक बेहतरीन उदाहरण है। श्याम ने व्यापार में जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बहुत सारा पैसा कमाया, जो किसी भी राज्य की आर्थिक ताकत के लिए बेहद जरूरी है। वहीं मोहन ने नगर में खौफ फैलाने वाले एक चोर को पकड़कर नागरिकों की रक्षा की और शांति वापस लौटाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों ही बेटों ने समाज में अपना एक खास और बिल्कुल वैध योगदान दिया है। ठीक इसी मोड़ पर बेताल अपनी कहानी को अचानक रोकता है और राजा विक्रम पर एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल दाग देता है। वो पूछता है, हे राजन, बताओ इन तीनों में से उस हीरे का असली हकदार कौन है? सच में ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों का एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान है। सोचने वाली बात है ना? किसे चुना जाए, दानवीर राम को, अमीर श्याम को, या रक्षक मोहन को? यहाँ कहानी का सस्पेंस अपने चरम पर है, क्योंकि राजा का जो भी जवाब होगा वो उनके खुद के विवेक और न्याय की समझ को साबित करेगा। अब देखते हैं कि राजा विक्रम इस पेचीदा पहेली को कैसे सुलझाते हैं। राजा का सोचने का नजरिया बहुत ही लॉजिकल है। एक तरफ राम का दान और श्याम का कमाया हुआ धन है, और दूसरी तरफ है मोहन द्वारा दी गई सुरक्षा।
राजा साफ तौर पर ये मानते हैं कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम है और पैसा कमाना या व्यापार करना भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। इन दोनों कामों की अहमियत को हम बिल्कुल भी कम नहीं समझ सकते। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जब इन दोनों की तुलना लोगों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने की जरूरत से की जाती है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। तो यहाँ सबसे अहम बात सामने आती है, राजा विक्रम का फाइनल डिसीजन। राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि लोगों की रक्षा करना सबसे महान काम है और इसीलिए मोहन ही उस हीरे का असली हकदार है। और अगर हम सोचें तो ये तर्क बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर किसी समाज में सुरक्षा ही नहीं होगी, कानून व्यवस्था टूट जाएगी और चोर लुटेरों का ही खौफ रहेगा, तो जो भी पैसा कमाया जाएगा वो सुरक्षित कैसे रहेगा? और अगर पैसा ही सुरक्षित नहीं है तो दान कैसे किया जाएगा? इसका सीधा सा मतलब है कि सुरक्षा और शांति वो बुनियादी नींव है जिस पर व्यापार और दान दोनों टिके हुए हैं। जैसे ही राजा विक्रम ये समझदारी भरा जवाब देते हैं, कहानी अपने सबसे रोमांचक क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। बेताल के शब्द गूंज उठते हैं, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन तुम बोल पड़े, अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। यहाँ विडंबना देखिए, राजा विक्रम का अद्भुत ज्ञान ही उनके लिए मुसीबत बन गया। वो सही जवाब देने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अगर चुप रहते तो जान चली जाती, और जैसे ही बोले तो बेताल हाथ से निकल गया। वो हंसते हुए उड़कर वापस उसी पेड़ पर लटक जाता है और बेचारे राजा को अपना काम फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा एक कभी न खत्म होने वाला चक्र लगता है। इस प्राचीन कथा के तर्क और राजा विक्रम के शानदार विश्लेषण से हमें शासन और समाज के बुनियादी ढांचे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही सोचने वाला सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या आज के मॉडर्न समाज में भी सुरक्षा को धन और दान से ऊपर रखा जाना चाहिए? क्या राजा विक्रम का ये लॉजिक आज के दौर में भी उतना ही सही बैठता है? हमारी सरकारें, नीतियां और समाज का सिस्टम, क्या वो आज भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के साथ हम फिर मिलेंगे।